हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि दिवाली को वेलकम करने के तैयारी में आप सब बिजी होंगे। पर एंटरटेनमेंट का डेली डोज भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो बस आपको डेली एंटरटेन करने के लिए मैं लेकर आई हूँ रान बाजार इस सीरीज का अगला एपिसोड। 10 एपिसोड्स के इस पूरी सीरीज में से 5 एपिसोड हमने कवर कर लिए हैं। सब एपिसोड्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उम्मीद है आप सभी मेरे काम को पसंद कर रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर, जिसका नाम है शोध यानी कि सर्च। एपिसोड की शुरुआत एक घने जंगलों में होती है, जहां कुछ आतंकवादी लोग बम बनाकर उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। वो उस बम को एक ट्रैवल टिफिन बॉक्स में रखकर उसे बोरियों के बीच में रख देते हैं। अपने स्टॉप वॉच को चेक करते हुए बॉम्ब कब तक फूट सकता है उसका अंदाजा वो लगा रहे होते हैं। एक मोमेंट पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस टाइम को वो लोग नोट करके खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिजनेसमैन जैन अपनी बेटी के साथ होटल लंच के लिए जा रहे होते हैं। उनके बेटी के जिद पर वो अपनी पत्नी निशा को भी साथ चलने के लिए कॉल करते हैं, पर वो उसे अटेंड नहीं करती। फिर वो ड्राइवर से यूसुफ पटेल इनके घर कार लेने के लिए बोलते हैं। वहां जाने पर उनका नौकर डोर ओपन करके उन्हें बैठने को बोलता है। कुछ देर बाद निशा और यूसुफ अंदर से अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आते हैं। इस बात से जैन नाराज दिखाई देते हैं। पटेल उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि आपने और आपकी बीवी ने पार्टी की जो इतने सालों से सेवा की है, इसीलिए आपकी वाइफ निशा को एमएलए का टिकट कंफर्म हुआ है। अब आप जोरों से चुनाव की तैयारी करो। फिर वो उनकी बेटी को चॉकलेट बॉक्स देकर बाय करता है। वहां से निकलते वक्त निशा पटेल को बोलती है, मुझे टिकट तो आपकी बदौलत मिला है, आप हमेशा ऐसे ही मेरे पीछे खड़े रहिए। और ये बोलते बोलते वो उनको आंख भी मारती है। इसके बाद पटेल भी जरूर जरूर ऐसा बोलता है। उनके इस बातों को निशा का पति जैन नोटिस कर रहा होता है। अगले सीन में आयशा कोठे पर अपने रूम में स्वामी की राह देख रही होती है। वो समझ जाती है कि यहाँ रहूंगी तो एक दिन बेची जाऊंगी, भलाई यहाँ से भागने में ही है। वो छुपकर स्वामी के रूम में एंटर करने पर दरवाजे के पीछे छुपकर उसके सर पे एक रॉड से मारती है और वहां से भाग निकलती है। स्वामी वहां जख्मी हालत में पड़ा रहता है। वहां फारूक के अंतिम संस्कार विधि के बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत वहां आके वो सब सीन देख रहा होता है। इंस्पेक्टर राजपूत जब फारूक की बॉडी मिली थी तब भी वहां दूर से ये सब देख रहे थे। वो फॉरेंसिक में जाकर भी फारूक मर्डर केस की पूरी जांच करते हैं। वो इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट यूसुफ पटेल को आके दिखाते हैं। पटेल उन्हें पूछता है, क्या जांच अच्छे से हुई है? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तब राजपूत बताता है, नहीं सर, मैंने हर एक एंगल से सब चेक किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सुसाइड बोल रहा है। इसके बाद यूसुफ उसे पैसे दे के चला जाता है। प्रजावादी पार्टी के अगले राज्य चुनाव में कौन सीएम पद का दावेदार होगा, इसका फैसला करने उनके राष्ट्रीय नेता मेहता जी मुंबई आते हैं। सभी सीनियर से सलाह मशवरा करने के बाद वो उनके खिलाफ जाकर प्रेरणाताई को सीएम कैंडिडेट बना देते हैं। इस बात से सभी बुजुर्ग नेता नाखुश दिखाई देते हैं। दरअसल सयाजी पाटिल इनके निधन की घटना को इमोशनल मुद्दा बनाकर उनकी पार्टी अगले चुनाव में लोगों के सामने जाना चाहती है। ये सब जब चल रहा होता है तब प्रेरणा के पति माने इनके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें कांग्रेचुलेशंस ऐसा लिखा होता है। जब उनको लोग बधाई देने आते हैं तो वो गड़बड़ी में अपना फोन जेब में रख देते हैं। इस फैसले से प्रेरणाताई 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। पर उनके पार्टी के एक बुजुर्ग नेता गुरुजी कुछ सोच विचार में पड़े हमें दिखाई देते हैं। अगले दिन मोकाशी माने के बुलाने पर उनके बंगले पर चले जाते हैं। वहां चाय पीते वक्त माने उन्हें बताते हैं, आप क्यों गड़े मुर्दों को निकाल रहे हो? जो भी हो गया वो काफी दुखद था, पर अब इसे कोई मुद्दा बनाकर दुनिया के सामने मत लाओ। पाटिल साहब के आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। इतने में वहां जॉगिंग करके प्रेरणा आती है। मोकाशी को बैठा देख वो उस पर गालियों की बारिश गिरा देती है। आगे बोलती है, बता तेरे पीछे कौन है? सस्पेंडेड है ना तू? फिर क्यों ये सब कर रहा है? बोल,
इस पर बड़े ही नरम अंदाज से मोकाशी रिप्लाई देता है, जॉइंट सीपी राव साहेब उनके ऑर्डर्स है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। राव साहेब का नाम सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो पाटिल जी के पुराने दोस्त थे। इसके बाद प्रेरणाताई वापस से चालू हो जाती है और मोकाशी को बोलने लगती है कि तू सस्पेंडेड है, फिर भी ये सब क्यों और कैसे कर रहा है। इस पर मोकाशी माने के और देखता है और माने प्रेरणा को शांत करते हैं। मोकाशी अपनी चाय खत्म करके बोलता है, ताई शायद आप मेरे से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। मेरा रिकॉर्ड देखिए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं मैं। इतनी बकबक सुनने की आदत नहीं है मुझे। अपने दिल का राजा हूं। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है इस दुनिया में। खतरों से नहीं, डायरेक्ट मौत से खेलने का शौक रखता हूं। मैं आपके पिताजी के गांव के पड़ोस वाले गांव का ही हूं। बचपन में कर्जे के कारण मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली। फिर कुछ सालों बाद मेरी माँ भी बीमारी के कारण गुजर गई। मेरी पढ़ाई और रहना दोनों आपके पिताजी ने चलाई हुए शिक्षण संस्था में उन्हीं ने दी गए स्कॉलरशिप के दम पर हुआ है। पुलिस एग्जाम भी अपने कॉलेज में मिले गाइडेंस से ही की है। तो आज जो भी हूँ वो सब उनका ही आशीर्वाद है, ऐसा मैं मानता हूँ। उनसे कभी डायरेक्ट मिल नहीं पाया, पर अब उनके मौत के केस का अच्छे से काम करके सच खोज रहा हूँ। इसमें कोई बड़ा नेता है या कोई आतंकी संगठन तो नहीं ना, इस बात की तसल्ली करनी है। इसीलिए सब ऑफ द रिकॉर्ड चल रहा है। सच तो ढूंढने दो, फिर दुनिया के सामने उसे लाना है या दबा देना है, ये आप डिसाइड करो। यह सुनकर प्रेरणाताई शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो बोलती है, मोकाशी भैया, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ करो। पिताजी के गुजरने का गम, पार्टी के काम का ये सब स्ट्रेस आप पर निकल गया। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप बस हमारे साथ रहो। हमें पता है ये सरकार ने आपके साथ गलत किया है। हम सत्ता में आते ही आपका केस बंद करके आपको क्रीम पोस्टिंग हमेशा देंगे। सिर्फ वो लड़की आयशा दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, ऐसा वो बताती है और वहां से निकल जाती है। माँ ने मोकाशी के लिए एक इम्पोर्टेड शराब की बोतल गिफ्ट देते हैं। तब मोकाशी बोलता है, मैंने ये सब छोड़ दिया है, अब आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कोठे पर आयशा को पकड़कर लाया जाता है। हमीना का बॉस अन्ना के आदमी उसे पकड़कर लाते हैं। अन्ना कॉल करके हमीना को ये सब क्या है ये पूछता है। वो बोलती है, वो लड़की धंधा नहीं करती, वो मेरे घर वाली है। इस पर अन्ना उसे बोलता है, मुझे 2 दिन में 5,000 नहीं दे दिया तो मैं इसको बेच दूंगा। फिर हमीना आयशा और रत्ना दोनों को मारते हुए गाली देती है। वो अब रत्ना को बोलती है, अब 1 दिन में पैसा ला, नहीं तो ये गई बिकनी। इसके बाद रत्ना भी आयशा को एक कान के नीचे लगा देती है। वहीं पुलिस का हैकर हुसैन ये ट्रेस कर लेता है कि राव साहब को फर्स्ट कॉल जिस हैंडसेट से आया था वो नंबर रत्नागिरी में एक्टिव हो गया है। पलांडे को अपनी टीम के साथ वहां राव साहब जाने के ऑर्डर्स देते हैं। रास्ते में उन्हें हुसैन बताता है कि वहां दापोली के पास भूगांव में अब वो लोकेशन है। कुछ दूर जाने पर पलांडे एक आदमी से भूगांव का रास्ता पूछते हैं। वो आदमी, मैं भी वहां से हूँ, मुझे भी ले चलो, मुझे भी वहां जाना है। वो आदमी एकदम कार्टून कैरेक्टर होता है। वो बहुत बड़बड़ कर रहा होता है। वो उनका सर भी काफी घुमाता है। एक मौके पर हुसैन पलांडे को बताता है कि वो मोबाइल आपके आसपास ही है। वो जब आगे वाली गाड़ी को रोकते हैं तब उसमें कुछ नहीं मिलता। इस आदमी की बड़बड़ से सब लोग पक जाते हैं, इसीलिए एक टपरी पे चाय पीने के लिए सब रुकते हैं। इस आदमी की कार्टूनगिरी चालू ही होती है। वो पूछता है, क्या मैं वड़ा पाव भी लूँ क्या? मेरे पैसे शॉपिंग में खर्च हो गए हैं, तो अगर आप खिलाओगे तो मैं छोटी पार्टी समझ के ये खा लूंगा। इस पर पलांडे बोलते हैं, जो चाहिए वो खा, बस मेरा सर मत खा। वहां से निकलने के समय उन्हें हुसैन कॉल करके बताता है कि उस फोन का नंबर मुझे क्रैक करने में जम गया है और वो उन्हें नंबर देता है। पलांडे जब वो नंबर डायल करता है तब फोन की घंटी उनके पास ही बजती है। और फोन किसका बजता है, गैस करो दोस्तों? हाँ, वही कार्टूनगिरी करने वाले आदमी का। पलांडे उसे गाली देकर मारने लगता है और इसी कॉमेडी सीन के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। मिलेंगे कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।